यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज नाम के छोटे से गांव से। एक शांत जगह जहां अचानक एक दिन पूनम नाम की 28 वर्षीय महिला गायब हो जाती है। उसके घर वालों को पता चलता है कि वह अपने साथ गहने, पैसे और एक नया शादी का जोड़ा लेकर गई थी। गांव में तुरंत यह चर्चा फैल जाती है कि पूनम निश्चित ही किसी लड़के के साथ भागी है। लेकिन यह मामला यहाँ नहीं रुकता। जैसे ये बात एक स्थानीय पॉलिटिशियन तक पहुँचती है, वह इसे पूरे मुद्दे को लव जिहाद का रंग देकर इसे सांप्रदायिक तनाव में बदलने लगता है। उसके उकसाने पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है और हालात बिगड़ने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर भागवत, जिसकी इमेज अपने एंगर इश्यूज के कारण पहले से ही खराब है। हाल ही में उसने पूछताछ के दौरान एक अपराधी को बुरी तरह पीट दिया था, जिसके बाद उसे सीनियर अफसरों से डांट और एक ट्रांसफर का सामना भी करना पड़ा। सजा के तौर पर उसे रॉबर्ट्सगंज भेज दिया जाता है। भागवत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस नए जिले में आकर रुकता है। भागवत की जांच शुरू होती है। ज्वाइन करते ही उसे पूनम का केस सौंप दिया जाता है। वह सबसे पहले पूनम के पिता और उस पॉलिटिशियन को बुलवाता है। वो उस पॉलिटिशियन को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वो इस केस को दंगा फैलाने का जरिया ना बनाए। वहीं पूनम के पिता से भागवत वादा करता है कि वह उनकी बेटी पूनम को ढूंढ कर निकालेगा। लेकिन भागवत शुरुआत से ही इस बात पर विश्वास नहीं करता कि पूनम सिर्फ किसी के साथ भागी होगी। वह उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाता है और पता चलता है कि पूनम लगातार एक ही नंबर पर बात करती थी। वह नंबर प्रवीण नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। जब भागवत प्रवीण से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि इस नंबर का प्रयोग प्रवीण की बहन कौशल्या करती थी और वह भी पिछले 7 महीनों से उसी पैटर्न में गायब है, पैसे, गहने और शादी का जोड़ा लेकर। अब जांच और गहराती है। कौशल्या की कॉल डिटेल्स चेक करने पर एक और नंबर मिलता है और वह नंबर संतोषी नाम की लड़की का निकलता है, जो 1 साल से लापता है और वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न में। तीनों मामलों में समान पैटर्न। सभी लड़कियां 27-28 वर्ष की, सभी अपने घर से जोड़ा, पैसे और गहने लेकर गई थी। सभी अचानक गायब। भागवत को यह कोई साधारण केस नहीं लगता। उसके साथी उसे बताते हैं कि कई साल पहले इस तरह 8 लड़कियां गायब हुई थीं और 3 के कपड़े एक जली हुई झोपड़ी से मिले थे, जहां एक तांत्रिक काला जादू करता था। भागवत ये सुनकर चौंकता है क्योंकि वह उसी केस को जानता है। उन 8 लड़कियों में उसकी अपनी बहन मोना भी थी। मोना उसके सामने ही गली से गायब हुई थी और वह हादसा भागवत की जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बनकर रह गया था। इसी दर्द ने उसे पुलिस अफसर बनने पर मजबूर कर दिया था। जांच कविता तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हुए भागवत को तीसरी लड़की की कॉल डिटेल्स से कविता नाम की एक फोटोग्राफर का नंबर मिलता है। कविता बताती है कि यह नंबर एक व्यक्ति सूरज का था, जिसने उससे कुछ फोटोज डेवलप करने को कहा था। कविता सूरज के व्यवहार से असहज थी क्योंकि वह उसे फॉलो कर रहा था। वह एक फोटो भी पहचान लेती है जिसमें सूरज दिख रहा होता है। भागवत को अब समझ आ जाता है कि सूरज ही वह व्यक्ति है जो सभी लड़कियों को फंसाता है। ट्विस्ट, सूरज का असली चेहरा। भागवत की टीम फोटो की मदद से सूरज की पहचान करती है और पता चलता है कि सूरज असल में समीर नाम से बनारस में एक लड़की मीरा को अपने प्यार में फंसा रहा था। यहाँ फिल्म दिखाती है कि समीर और मीरा की कहानी वास्तव में अतीत की है। मीरा के घर का माहौल बहुत सख्त है। वह समीर से दोस्ती करती है, फिर दोनों को प्यार हो जाता है। समीर मीरा को जीन्स गिफ्ट करता है, जो मीरा के लिए उसकी जिंदगी की पहली स्वतंत्रता जैसी चीज होती है। वो समीर पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। समीर उसे शादी का प्रस्ताव देता है। मीरा डरती है कि घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए वह समीर के कहने पर घर से पैसे और गहने लेकर निकल जाती है। दोनों एक लॉज में रुकते हैं और उस दोनों क्लोज आते हैं। समीर की असलियत। अगली सुबह समीर उसे एक दवाई देता है, यह कहकर कि इससे प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहेगा। मीरा दवाई खाने वॉशरूम में जाती है लेकिन निगल नहीं पाती। गोली उसके गले में फंस जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। समीर बाहर इंतजार करता है। जब मीरा बाहर नहीं आती, वह समझ जाता है कि वह मर चुकी होगी और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन मीरा नहीं मरती, वह कोमा में चली जाती है। 3 महीने बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी पहचान बदल लेती है और शालू के नाम से जीवन बिताने लगती है। शादी कर लेती है और एक बच्ची की माँ भी बनती है। भागवत की जांच में सामने आता है कि समीर या सूरज का असली नाम राजकुमार है। वो एक प्रोफेसर है और उसकी 2 पत्नियां हैं, दोनों अलग अलग शहरों में। दोनों को उसका यह राज नहीं पता।
राजकुमार सालों से गांव-गांव जाकर अविवाहित लड़कियों को प्यार में फंसाकर मार देता है। उसका पूरा पैटर्न बेहद समझदारी से प्लान किया हुआ है ताकि कोई सबूत ना बचे। कविता की मदद से भागवत राजकुमार को बुलवाता है। राजकुमार को शक हो जाता है लेकिन टीम उसे पकड़ लेती है। दोनों घरों की तलाशी में लड़कियों के गहने मिलते हैं। पूछताछ में राजकुमार पल भर भी डर नहीं दिखाता, लेकिन जब भागवत उसे चेतावनी देता है कि सुम्मी पहली पत्नी को रिमांड पर लिया जाएगा और वह सच में पूछताछ में टूटने लगती है, तब राजकुमार बोलने को मजबूर होता है। वह स्वीकार करता है कि वह 19 लड़कियों की हत्या कर चुका है। राजकुमार खुद अपना केस लड़ता है और उसकी कानून की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करती है। ज्वेलर भी कोर्ट में मुकर जाता है, केस कमजोर पड़ जाता है। तभी भागवत को पता चलता है कि मीरा भी जीवित है। भागवत उससे मिलने जाता है लेकिन मीरा कोर्ट में आने से डरती है। वह कहती है कि अगर उसका अतीत सामने आया तो उसका परिवार टूट जाएगा। भागवत उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जाते हुए उन लड़कियों की तस्वीर देता जाता है जिन्हें राजकुमार ने खत्म किया था। ये तस्वीरें मीरा को झकझोर देती हैं। वह अपने पति को सब कुछ सच बताती है। पति उसे स्वीकार करता है लेकिन कोर्ट जाने पर हिचकता है। फिर भी मीरा फैसला करती है कि वो गवाही देगी। सबको लग रहा होता है कि राजकुमार केस जीत जाएगा। मीरा अंदर आती है। राजकुमार पहली बार डरता हुआ दिखता है। यही दृश्य फिल्म को खत्म कर देता है। अंत में टेक्स्ट दिखाई देता है कि इस केस का अंतिम फैसला आने में 14 साल लगे, क्योंकि राजकुमार हर बार फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता रहा। फिर भी अंततः उसे उम्र कैद की सजा हुई। फिल्म का संदेश साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जब सच के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है।